हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में किस किस के बारे में पढ़ा था? गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके हर स्टेप को हमने देखा था कि ये यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया। ठीक है, बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो। तो अब हमारे पास जो है वो थ्योरी और वर्किंग, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की थ्योरी और वर्किंग, ये किस तरह से कैसे काम करता है। तो देखो भाई, हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या यूज किया था? हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर एक सिलेंडर यूज किया, उसके ऊपर इंसुलेटेड फ्रेम लगाया और इसके ऊपर ये क्या वाउंड कर दिए थे, कॉपर वायर। और इन सभी को किस में पुट किया था? इन सभी को पुट किया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया था। तो यहाँ पर टॉर्क बनी थी। ठीक है, तो थ्योरी और वर्किंग में देखो, when we put the coil in radial magnetic field, जब हम इस कोयल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। और वो टॉर्क कैसी होती है? मैक्सिमम टॉर्क होती है। इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। और वो टॉर्क कितनी होगी? टॉर्क होगी हमारी NIAB, साइन 90 या साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? NIAB। A इज एरिया, B इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। अब टॉर्क मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना भाई, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर ये मैग्नेटिक नीडल 0 पॉइंट पर है। जैसे ही करंट पास करते हैं, इसके अंदर कितनी डिफ्लेक्शन हुई? लेट थीटा डिफ्लेक्शन हुई। कितनी डिफ्लेक्शन हुई भाई? इसमें थीटा डिफ्लेक्शन हुई। तो जैसे ही ये हमारी जो ये रेक्टेंगुलर कोयल थी, ये रेक्टेंगुलर कोयल जैसे ही रोटेट होगी तो ये नीडल की डिफ्लेक्शन होगी। ये नीडल यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट हुई। लेट ये कितनी अल्फा, कितने डिग्री हुई है? अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने स्प्रिंग लगाया है वो स्प्रिंग टाइट होगा। ठीक है, वो ये जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुई ये अल्फा एंगल की, ये स्प्रिंग क्या चाहता है कि ये डिफ्लेक्शन वापिस आ जाए। ये यहाँ पर क्या बनाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा। वापिस इस नीडल को अपनी जगह पर लेकर आने के लिए क्या बनाएगा? ये रीस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा। तो इसको वर्ड्स में लिखते हैं हम, द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कोयल, ये डिफ्लेक्ट्स द कोयल थ्रू एन एंगल अल्फा। ठीक है, टॉर्क ने कोयल को कितने डिग्री रोटेट किया? अल्फा डिग्री। ये कोयल थी, ठीक है, ये यहाँ पर थी, ये यहाँ आ गई। ठीक है, डिफ्लेक्शन हुई, कितनी डिग्री डिफ्लेक्शन हुई? अल्फा। अब ए रीस्टोरिंग टॉर्क is set up in the coil।
सॉरी इन द हाँ, रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कोयल, किसके कारण? ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करेगा? ये स्प्रिंग इसको वापस लेकर आना चाहेगा, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा। एल्फा मीन्स जितनी ज़्यादा कोयल घूमेगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क बनेगी। एल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कोयल। कोयल कितनी रोटेट हुई, ठीक है, तो टाउ इज रिस्टोरिंग टॉर्क दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई? एल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, टी टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एल्फा, और के क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोरोजन कांस्टेंट, टोरिजन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट, और ये किसका होगा? स्प्रिंग का होगा, टोरिजन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, टोरिजन कांस्टेंट क्या होता है? टोरिजन कांस्टेंट इज, टोरिजन कांस्टेंट क्या होगा? इट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। टोरोजन कांस्टेंट इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। यूनिट एंगुलर ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो टोरोजन कांस्टेंट, जो टॉर्क चाहिए, दैट इज नोन एज टॉर्क कांस्टेंट। एक यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए जो टॉर्क चाहिए उसका क्या नाम देते हैं हम? टोरिजन कांस्टेंट, टोरिजन कांस्टेंट कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पर, जब ये इधर जा रहा है, ये कोयल जैसे ही रोटेट हो रही है, ये ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ था हमारा, वो स्प्रिंग रोटेट हो रहा है, टाइट होता जा रहा है। वो टाइटनेस क्यों होती है? क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। वो इसको जैसे ही करंट बंद करेंगे, वो स्प्रिंग वापस जो हमारी रेक्टेंगुलर कोयल थी उसको वापस अपनी जगह पर ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो किसके इक्वल होगी? रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगी। डिफ्लेक्शन टॉर्क, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके इक्वल है? रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क कितनी आया हमारा? डिफ्लेक्शन टॉर्क NIBA। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आया? K एल्फा। तो एल्फा कितना होगा? NBAI डिवाइडेड बाय K। अब देखो यहाँ पर N इज नंबर ऑफ टर्न्स। कोई भी हमने गैल्वेनोमीटर बनाया, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दी, उसके अंदर जो मैग्नेट यूज की वो भी हमने फिक्स कर दी, उसका जो कोयल का एरिया था वो भी फिक्स किया। तो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड हुई? K इज ऑल्सो ए कांस्टेंट जो स्प्रिंग यूज किया है। तो डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? I के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये भी कांस्टेंट,
नंबर ऑफ टर्न्स, हमने कोई गैल्वेनोमीटर बनाकर लैब में लेकर आए, क्या उसकी टर्न चेंज करोगे? नहीं कर सकते भाई, ठीक है। उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकते, एरिया नहीं कर सकते। तो जो हमारी नीडल होती है, ये इस तरह की नीडल होती है, ये नीडल यहाँ 0 पर होती है। ये डिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये कहाँ तक जाएगी? किसके ऊपर डिपेंड करेगी? करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होगी गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद I इज इक्वल टू, आई को हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू K बाई एन बी ए इंटू एल्फा। ये जो था, हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये K इधर न्यूमिनेटर में जाएगा और एन बी ए डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा G एल्फा। ये क्या हो जाएगा? G एल्फा, वेयर G इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G को हम क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मीन्स एक गैल्वेनोमीटर, एक स्पेसिफिक गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट है ये। I इज इक्वल टू G एल्फा, G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। एक स्पेसिफिक, हमने लैब में कोई भी एक स्पेसिफिक गैल्वेनोमीटर लिया, उस गैल्वेनोमीटर के लिए N कांस्टेंट रहेंगे, B कांस्टेंट रहेंगे, A कांस्टेंट रहेगा और K कांस्टेंट रहेगा। तो इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर हमने एक नाम रख दिया, क्या? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर? तो दिस G इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, इसमें एक छोटी डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन है हमारी फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देखो भाई, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रैक्टिकली समझो इसको। ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, ये हमारी नीडल यहाँ 0 के ऊपर, ये सेंटर पॉइंट है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से हमने अलग अलग डिवीजन बना रखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से डिवीजन बना रखे हैं हमने, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा? फिगर ऑफ मेरिट होगा एक स्केल डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए जितने करंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ से यहाँ एक स्केल डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट हमें चाहिए, दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। फिर से, एक स्केल की डिफ्लेक्शन के लिए, एक स्केल की डिफ्लेक्शन के लिए जो हमें करंट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। आया समझ में भाई? यहाँ से यहाँ तक आने में लेट आई करंट रिक्वायर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। तो द करंट, फिगर ऑफ मेरिट क्या रहेगा? द करंट विच प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन ऑफ one scale division, the current which produces a deflection of one scale division in galvanometer वो करंट जो एक स्केल डिवीजन गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्ट करे,
दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट, और फिगर ऑफ मेरिट को हम किससे लिखेंगे, जी से, जी इज इक्वल टू आई बाई एल्फा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई बाई एल्फा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो, यहाँ से आई बाई एल्फा किसके इक्वल होता है, के एन बी ए, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई के एन बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो ये हमारा टॉपिक था गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अब इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, ये सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, चलो साथ साथ हम उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सेंसिटिविटी, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंसिटिव सेंसिटिव सेंसिटिव। ये सेंसिटिविटी क्या होती है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंसिटिव कब होगा, आप अपने ऊपर एक चीज सोच के देखो, आप सेंसिटिव हो विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी, मीन्स आप हमेशा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहते हो, मीन्स आप सेंसिटिव हो, ठीक है। सेम गैल्वेनोमीटर के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो पढ़ेगा नहीं भाई, ठीक है, पढ़ेगा नहीं, बट वो जो करंट की डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसको वो बड़े ध्यान से मेजर करता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive, a galvanometer sensitive होगा if it shows large scale deflection, if it shows large scale deflection even for a small current, even for a small current is passed through it। जब हमने एक छोटा सा करंट भी चेंज किया तो हमारे जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी उसके अंदर अच्छी खासी डिफ्लेक्शन हुई जो हमें दिखाई दे गई, उसको क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। थोड़े ही करंट में चेंज किया हमने, और जो थोड़ा सा चेंज किया हमने करंट के अंदर, तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी उसके अंदर इतनी डिफ्लेक्शन हुई कि हमें नेक्ड आई से दिखाई दे गई, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो वो गैल्वेनोमीटर क्या होगा हमारा, सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी समझ में आई, ओके। अब दो तरह की सेंसिटिविटी और होती है, एक होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer, deflection produced in the galvanometer if it shows large scale deflection produced in the galvanometer when a unit current flow through it, deflection produced in the galvanometer when a unit current flow through it। किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं तो जितनी उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी दैट इज नोन एज इट्स करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई एस से, दिस विल बी
अल्फा बाई आई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, NBA बाई के। देखो करंट किसके इक्वल आया है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज अल्फा बाई आई। ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा तो NBA बाई के आएगा। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer, deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied। जब 1 वोल्ट के लिए 1 वोल्ट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन होती है, दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। और Vs इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा बाई V, और अल्फा किसके इक्वल, V किसके इक्वल होता है, IR के, तो अल्फा किसके इक्वल होगा, NBA बाई के इंटू R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये क्या होता है, NBA बाई के, दिस इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R। वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R, या NBA डिवाइडेड बाय K इंटू R। ये K क्या है एक बार बताओ, हमने अभी पढ़ा था, K है हमारा टॉरिजन कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, ज़्यादा बोरिंग लेंथी हो गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी भाई, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड इज नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N यूज कर रहे हैं हम। सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये, थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। फोर्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टॉरिजन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, K के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। 1 बाय 1 स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग N। भाई किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई क्या मनमर्जी टर्न्स लगा दें, नहीं, एक लिमिट तक हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टर्न्स अगर हम लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वायर है, वायर के अंदर रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, और रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होती है, ये आपको पता है, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ही कम करंट। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बट अप टू ए लिमिट।
ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करने से क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि साइज हो जाएगा, जो हमें पोर्ट करने में दिक्कत आएगी। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन कोर से, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट और सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर सकते हैं। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग एरिया। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया बढ़ाने से भी भाई। बट फिर से वही बात, हम ज़्यादा बड़ा एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो हम एरिया भी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। और फोर्थ फैक्टर जो है, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉरिजन कांस्टेंट, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉरिजन कांस्टेंट। टॉरिजन कांस्टेंट के की वैल्यू को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंसिटिविटी का क्या फार्मूला आया, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NBA बाई के। एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी के डायरेक्टली, ए के डायरेक्टली और के में इनवर्सली, बिकॉज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर की क्या क्या एडवांटेज हैं। गैल्वेनोमीटर की एडवांटेज क्या है भाई, एक तो इसके अंदर कैसी डिफ्लेक्शन होती है, लीनियर डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन जैसे 0 पर है हमारी नीडल, 1 एम्पियर के लिए सपोज डिफ्लेक्शन 1 आई है, तो 2 एम्पियर करंट के लिए डिफ्लेक्शन 2 होगी, 3 एम्पियर के लिए 3 होगी, 4 एम्पियर के लिए 4 होगी। तो जो हमारी डिफ्लेक्शन होती है वो कैसी होती है, लीनियर डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। लीनियर स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन कैन बी यूज्ड। दूसरा भाई, हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज हम करेंगे। और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल कौन सा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ताकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है उसके ऊपर ये डिपेंड ना करे, ठीक है। और डिसएडवांटेज के अंदर क्या लिख सकते हो कि हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते एट आवर विल। जब हमें ज़रूरत हो तो हम इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। थोड़ा भी करंट हम ज़्यादा पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो जाता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।